प्रश्न नंबर 209। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 शुगर मिल गंगानगर श्री गंगानगर की मरम्मत व रख रखाव पर वर्ष 2000-2001 से 2003-2004 तक व्यय की गई राशि का विवरण निम्न अनुसार है। वर्ष 2000-2001 में 45.97 लाख, 2001-2002 में 46.53 लाख, 2002-2003 में 109.04 लाख, 2003-2004 में 45.21 लाख। खंड 2 गंगानगर शुगर मिल की प्रदूषण की समस्या के निवारण के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं। जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए वर्ष 1993-94 में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के प्रथम चरण की स्थापना की गई। वह एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के द्वितीय चरण के लिए भी टेंडर आमंत्रित किए गए थे, किंतु इस दौरान प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा नवीनतम नॉर्म्स निर्धारित किए गए। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट प्रदूषण नियंत्रण मंडल के नवीन नॉर्म्स द्वारा लगाया जाना अनिवार्य है। खंड 3 वर्ष 2001-2002 में श्री गंगानगर डिस्टिलरी के भौतिक सत्यापन पर शीरा की कमी पाई गई थी, जिसकी जांच आबकारी विशेष जांच दल से करवाई गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर 18 अधिकारी व कर्मचारियों को आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच की जा रही है। वर्ष 2001-2002 में शुगर फैक्ट्री श्री गंगानगर के महाप्रबंधक पद पर श्री RS रघुवंशी कार्यरत थे। जांच में इनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई दोष नहीं पाया गया है, अतः उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि अप्रैल 2000 के फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद डिस्टिलरी की डिग्गी में 31,575 क्विंटल शीरा मौजूद था। फिर एक साल तक लगातार 8 मार्च 2001 तक आने वाला शीरा मोलासिस शीरा डालने का स्टॉक रजिस्टर में दर्ज रहा। क्या मंत्री जी ये बताएंगे कि ये शीरा जो है मार्च 2009 को जो शीरा डिग्गी में समाप्त हो चुका था, कितना था, और क्या ये जो आप जांच बता रहे हैं ये इसके लिए कोई FIR उस समय किसी ने करवाई थी, सरकार ने करवाई थी, GM ने करवाई थी या किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने करवाई थी? क्या शीरे से रेक्टिफाइड बनता है और रेक्टिफाइड से देशी शराब बनती है? क्या शीरे की चोरी हो सकती है? अगर शीरे की चोरी नहीं हो सकती तो फिर इतना जो शीरा गायब हुआ है उससे कितने रुपए की शराब बनती है? क्या वास्तव में शराब की चोरी हुई है? भाषण नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न ही पूछा है। इससे संबंधित ये गंगानगर शुगर मिल का 7 करोड़ रुपए की शराब का घोटाला है। बहुत ही सेंसिटिव विषय है। सन 2001 में वास्तव में शीरा गायब नहीं हुआ, बल्कि उसकी कीमत मार्केट में पूछा रख रखाव का खर्चा, अब आप घोटाले की बात कर रहे हैं। मैडम, ये मेरा तीसरा बिंदु ये है इस घोटाले से संबंधित, शराब का जो घोटाला हुआ है उससे संबंधित है। 2 पहले और दूसरे बिंदु के जवाब सही हैं। तीसरा जो जवाब मंत्री जी ने दिया है तो इसके संबंध में जानकारी मैं चाहता हूं मंत्री जी से। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, इस संदर्भ में अप्रैल 2001 में शीरे की कमी के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई, जिसके अंदर 30/5/2001 और 4/6/2001 को 4 अधिकारियों की जांच कमेटी गठित की गई शीरे के फिजिकल वेरिफिकेशन हेतु। 13/7/2001 को मामला गंभीर होने पर एक्साइज कमिश्नर द्वारा अतिरिक्त आबकारी दल गठित किया गया और जनवरी 2002 में कंपनी अधिकारियों की कमेटी
गठित कर उसकी रिपोर्ट जून 2002 में आई, जिसमें 18 अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर दिए और जांच अभी चल रही है। दूसरा, माननीय सदस्य ने जो एफआईआर संबंधित जो प्रश्न उठाया है, इसमें एक वहां पे जो सामाजिक कार्यकर्ता है श्री सोनी साहब हैं, वो उनके द्वारा एक एफआईआर लॉन्च कराई गई थी दिनांक 9/8/2001 को, जिसके अंदर सोमनाथ ढींगड़ा सुरक्षा अधिकारी, बीपी तोमर केमिस्ट एवं उप प्रबंधक शराब गोदाम, इसमें इस प्रकार से 6-7 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस एफआईआर के अंदर इनको निर्दोष पाया गया और फिर बाद में इसमें एफआईआर लगा दी गई। फिर भी माननीय सदस्य की भावनाओं को जानते हुए मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि 18 अधिकारी जिनको आरोप पत्र दिया गया है, उनकी वो जांच चल रही है और इनके बयानों के अनुसार जो भी जांच सामने आएगी और जिन अधिकारी का आप नाम ले रहे हैं, अगर वो दोषी हैं तो निश्चित ही उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 18 में से रिटायर कितने हो गए? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भी बता दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर शुगर मिल से 16,000 क्विंटल शीरा जो है वो गायब हुआ, जिसकी एफआईआर दर्ज हुई, जिसकी जांच कर रही है सरकार। 16,000 क्विंटल शीरा गायब नहीं हुआ, बल्कि 7 करोड़ रुपए की शराब जो है वो गायब हुई। शीरा गायब होना संभव नहीं है, 7 करोड़ रुपए की शराब गायब हुई और शराब तत्कालीन बिना जीएम, बिना सिक्योरिटी अफसर के मिलीभगत के गायब नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर। 7 करोड़ रुपए की शराब का मामला है माननीय अध्यक्ष जी, और वो अधिकारी अभी गंगानगर में बैठे हुए हैं। तो क्या मंत्री जी उन दोनों अधिकारियों को निलंबित करके उनके खिलाफ जांच करने का विचार रखते हैं कि नहीं? निश्चित ही मैंने आपको बताया कि 18 अधिकारियों के खिलाफ जो आरोप पत्र जारी हुए हैं, उनकी पूरी रिपोर्ट आ जाए, क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच के अंदर विलंब का कारण ये है कि कुछ अधिकारी गंगा जीएसएम के जयपुर में बैठते हैं, कुछ गंगानगर में बैठते हैं। तो जांच को जो है स्पीड अप करके और निश्चित ही अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई। 4 साल हो गए, 2001 का मामला है, 4 साल हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, जिन अधिकारियों के लिए माननीय मंत्री जी कह रहे हैं जीएम शुगर मिल गंगानगर है और सिक्योरिटी अफसर भी गंगानगर है, क्या इन दोनों अधिकारियों के बिना मिलीभगत के 7 करोड़ रुपए की शराब गायब हो सकती है? क्या दोनों अधिकारी गंगानगर हैं, क्या इनको तुरंत प्रभाव से निलंबित करके इनके खिलाफ जांच करने का विचार रखते हैं क्या नहीं? मेरा तो एक सीधा सा प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैंने माननीय अध्यक्ष जी पहले भी आपको बताया है कि उसकी जांच चल रही है, शीघ्र से शीघ्र इसकी जल्द से जल्द जांच करा के और इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसका मैं सदन में अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधिकारी उस 7 करोड़ के घोटाले में लिप्त हैं, अब वही अधिकारी वहां पर लगे हुए हैं, तो वो जांच को प्रभावित करेंगे। तो मंत्री जी क्यों ना उस घोटाले करने वाले अधिकारियों को पहले वहां से हटाएं, उसके बाद अधिकारियों की जांच करानी चाहिए। यदि उनके सामने जांच होगी तो मामला 7 करोड़ का है। माननीय सदस्य सही बात कर रहे हैं कि उनको हटा करके फिर जांच करवाई जाए, और उनको हटा करके जांच होगी तभी मामला सही मामला निकल करके आएगा, अन्यथा मामला सही निकल के कैसे आएगा? माननीय 2001 का 2002 का मामला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिन 17 अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है, जांच में आपने उनको आरोप पत्र 17 नहीं 18 अधिकारियों के खिलाफ जो जांच चल रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनमें ये 2 अधिकारी शामिल नहीं है जिनके खिलाफ जांच चल रही है। 2 अधिकारी शामिल नहीं है। एफआईआर वहां पे हुई, तत्कालीन कांग्रेस सरकार के 2 मंत्रियों का इनको संरक्षण प्राप्त था, आरएस रघुवंशी और सोमनाथ ढींगड़ा। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के 2 प्रभावशाली गंगानगर के मंत्रियों का जो है इसमें हाथ है, और उन्होंने जांच को प्रभावित करके एफआईआर से इन दोनों को जो है मतलब बाहर निकाला है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से वो पूछ रहे हैं, उन्हें पूछ लेने दें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों पे जांच चल रही है, उनको 2002 से 2003 3 साल हो गए, आपने आरोप पत्र कितनी तारीख को दिए हैं और उन्होंने आज तक जवाब नहीं देने के क्या कारण है? क्या जिनके जांच अधिकारी लगा रखे हैं और 3 साल में भी जांच पूरी नहीं हुई? 1 यूनिट की गंगानगर शुगर मिल की जांच आज तक 3, आप कह रहे हैं पूर्व मंत्री की और पूर्व सरकार की, आपकी सरकार को भी 18 महीने हो गए। उन्हीं अपराधियों को जिन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया अधिकारियों ने, उनको ये सरकार भी बचाना चाहती है। वरना आप तारीख बताइए कि किस तारीख को आपने तारीख दी और उन्होंने जवाब कितनी तारीख को दे दिया और आगे कार्रवाई क्या हुई है, इसमें बता दें आप।
अधिकारियों को आरोप एवं अभिकथनों का विवरण पढ़कर सुनाया गया। 6/9/2003 को अभियोजन पक्ष की तरफ से दस्तावेज एवं गवाहों की सूची प्रस्तुत करने हेतु पेशी निश्चित की गई। इस प्रकार से अभी हाल ही में 15/3/2005 एवं 16/3/2005 को प्रस्तुत अधिकारी द्वारा श्री वीरेंद्र राय की अभिशिक्षा कराई गई। दिनांक 16/3/2005 को श्री मोबिन अंसारी कंपनी सचिव की अभिसाक्षी कराई गई है, जो पूर्ण न होने के कारण आगामी पेशी 6/4/2005 को मुख्यालय में रखी गई है। तो शीघ्र से 6/4 तो गई है अध्यक्ष महोदय, 6/4 गई, इसका मतलब आप भी सरकार और घोटालेबाज अधिकारियों को बचाना चाहते हैं। 6/4 तो गई है, आज तो अगले है और जब तक आप माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक नहीं होगी पूरी, जब तक ये अधिकारी नहीं हो जाएंगे, जब माननीय अध्यक्ष महोदय होगी और ये घोटाला दबाने पूर्व सरकार ने भी और आपने दोनों ने मिलकर घोटाले वासू से हिस्सा कर लिया, इसलिए नहीं हो रही है, वरना 18 महीने में जांच क्यों नहीं पूरी होगी? जांच कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये धीमी गति के समाचार बंद किए जाएं, जल्दी से जल्दी जांच की जाए इस प्रकरण की। एक ऑथेंटिक विधायक आपको कह रहा है कि 2 अधिकारी और बड़े अधिकारी इसमें लिप्त है, तो सरकार को क्या तकलीफ है? छोटे वाले को दावे एक्शन ले रहे हो और उनको माफ करने का क्या सवाल है? और आप माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एफआईआर की कॉपी मौजूद है जिसमें 2 प्रमुख अधिकारी जीएम और सिक्योरिटी अफसर के भी नाम है, और ये जीएम शुगर मिल ने जो है वहां पर जांच कराई, इसकी भी कॉपी मेरे पास उपलब्ध है, एफआईआर की कॉपी उपलब्ध है। दोनों मंत्रियों ने प्रभाव का इस्तेमाल करके इसको जो है दोनों अधिकारी जो मुख्य मुलजिम है जीएम शुगर मिल और वो दोनों, इन्होंने जो है इसमें अपना प्रभाव का इस्तेमाल करके जांच से बाहर निकाला। क्या मंत्री जी इन दोनों अधिकारियों को तुरंत निलंबित करके इनके खिलाफ जांच करने का विचार रखते हैं कि नहीं? मेरा एक ही प्रश्न है माननीय अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी 2 माह के अंदर अंदर जांच करवाकर निश्चित अधिकारी दोषी पाएंगे उनको तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करके सदन को अवगत कराता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न जो है, मंत्री जी इसको दायरे में शामिल ही नहीं कर रहे। 2 जो अधिकारी हैं जीएम शुगर मिल और सिक्योरिटी अफसर, इनको जांच के दायरे में शामिल ही नहीं कर रहे। उनकी बयान लेके कर देंगे, तुरंत प्रभाव से इनको जांच के दायरे में शामिल करके, क्योंकि गंगानगर में दोनों अधिकारी हैं, तुरंत उनको निलंबित करके इन दोनों को जांच में शामिल किया जाए। करने के पहले उनको जवाब तो आने दीजिए। तो माह में क्यों? एक सेकंड, माननीय मंत्री महोदय, आप सब अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई तो बाहर में करना, उनको फिर हटाइए आप। पकड़ने से आने वाले माननीय सदस्य, माननीय सदस्य को हटाइए आप। जवाब आने दीजिए। मैं उनको हटाने की कह रहा हूँ। बात है, आप जवाब आने दीजिए। आप देंगे क्यों नहीं देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 महीने नहीं, अभी ये सस्पेंड किए जाए। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सारी पत्रावली में 15 दिन के अंदर अंदर मंगाकर इसकी जांच करके और नियम अनुसार जो भी कार्रवाई होगी तुरंत प्रभाव से, अगर ये दोषी हैं तो अधिकारी तो इनको निलंबित किया जाएगा। नहीं तो 18 महीने आप क्या कर रहे थे ये तो बताओ। मंत्री जी से इतना ही 18 महीने क्या कर रहे थे आप? घोटाला हुआ उस समय मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने किया था तो 18 महीने आप क्या कर रहे थे? आप इनको बचाने का काम कर रहे थे 18 महीने से। कांग्रेस के समय का घोटाला, कांग्रेस के
सम्मिलित होने की बात ये कह रहे हैं। 15 दिन के अंदर अंदर सारी पत्रावली मंगाकर प्राइमा फेसी ये देखा जाएगा कि उसमें उनका कितना दोष है। कांग्रेस के लिए आरोप लगाए, कांग्रेस के मंत्री इन्वॉल्व थे, आज इनके मंत्री इन्वॉल्व से बताना चाहते हैं। अगर अध्यक्ष महोदय कांग्रेस के मंत्री इन्वॉल्व थे, आज इनके मंत्री इन्वॉल्व से बताना चाहते हैं। सस्पेंड करिए अभी, यदि आप सम्मिलित नहीं है, आप सरकार प्रोटेक्ट नहीं करिए, सस्पेंड करिए आप, सस्पेंड करिए आप। कौन लोग अध्यक्ष महोदय आप करना चाहते हैं, आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप बेईमान आदमी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सस्पेंड करिए, कार्रवाई करिए। कौन लोग अध्यक्ष महोदय सदन में घोषणा करवाइए, हम बेईमान से कार्रवाई हो जाएगी। ये ईमानदार से घोषणा करे, नहीं तो ये सरकार भी बेईमान आदमियों के साथ मिली हुई है। ये बात सरकार का आरोप है। जांच पूरी होने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। माननीय सदस्यगण, वैसे तो 4 साल तक आंटी करे, 18 महीने हो गए। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आप बैठे बैठे बोल रहे हैं, आसन पैरों पर है। सुन नहीं रहे। आज दे रही हूं ना। कि कांग्रेस सरकार ने बेईमानी की है, कांग्रेस के मंत्री बेईमान है, तो बीजेपी के सब मंत्री भी और बीजेपी की सरकार भी बेईमान है। 11 महीने से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, या तत्काल सस्पेंड करिए, तत्काल सस्पेंड करिए। कौन लोग घोटाले करने वाले लोग बताइए, तत्काल सस्पेंड करिए, तत्काल सस्पेंड करिए, अभी सस्पेंड करिए, सस्पेंड करिए। अरे बेईमानों को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? आप कुछ मिले वो इससे करना चाहते हो? अरे हिम्मत करिए, सस्पेंड करिए। अध्यक्ष महोदय अगर आनन फानन में सस्पेंड कर दिए तो कोर्ट से स्टे मिल जाएगा। नहीं है, हिम्मत नहीं है। गंगानगर शुगर मिल के नाम से आपका नीति में मिले हुई सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। सरकार हिम्मत नहीं है, खड़े होकर सस्पेंड करिए, करिए सस्पेंड, घोषणा करिए, करिए सस्पेंड करिए, घोषणा करिए, सस्पेंड करिए। हिम्मत तो करिए सस्पेंड, हिम्मत तो करिए, हिम्मत तो खड़े होकर बोलिए। अध्यक्ष महोदय ये सदन के साथ इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। एक सरकार आरोप लगा दे, कुछ सरकार बेईमानों को प्रोटेक्ट करे, ये सरकार नहीं कर सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनियोजित तरीके से माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर शुगर मिल को माननीय अध्यक्ष महोदय, षड्यंत्र कर रही है। तुरंत प्रभाव से माननीय अध्यक्ष महोदय, काम पिछले साल प्राइवेट लोगों को दिया और इस साल 75% काम हर चीज माननीय अध्यक्ष महोदय उत्पादकों को देकर आप गंगानगर शुगर मिल को खत्म करने का षड्यंत्र रच रहे हो। आपने पिछले साल देसी मदिरा के उत्पादन का 25% अध्यक्ष महोदय अगर आनन फानन में साल 75% अध्यक्ष महोदय, आप गंगानगर शुगर मिल अध्यक्ष महोदय मेरा षड्यंत्र कर रहे हो। अध्यक्ष महोदय अगर आनन फानन में सस्पेंड कर दिए अधिकारियों को तो कोर्ट से स्टे मिल जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय विधिवत सस्पेंड करो। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 15 दिन में। अध्यक्ष महोदय अगर सदन के अंदर ही किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की बात हो, जांच अब तक जो जांच है, जांच के साक्ष्य के आधार पर अगर कोई वो लिप्त पाए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मैं 15 दिन का समय इसलिए मांगा है अध्यक्ष महोदय, आनंद फानन के अंदर अगर आनंद फानन के अंदर सस्पेंड करिए, मकराना से आने वाले माननीय सदस्य, कभी कभी सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों इस कदर उलझ जाते हैं कि आसन निसहाय हो जाता है, असहाय हो जाता है। मैं कई बार मैंने प्रयत्न किया खड़े होकर के कुछ कहने का, लेकिन आपस की आपकी नोक झोंक में कुछ नहीं कह पाई। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगी मंत्री जी, वैसे तो मंत्रिमंडल में जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दूसरा वरिष्ठ मंत्री हैं, अनुभवी मंत्री हैं, वो भी कह सकते हैं किसी बात को। लेकिन एक बात मैं जरूर सत्ता पक्ष से कहना चाहूँगी, मंत्रिमंडल से कहना चाहूँगी कि 7 करोड़ का मामला है। मैं सस्पेंड करने की बात नहीं कहती, मैं कहती हूँ उन्हें वहाँ से हटा करके और जांच कराने में क्या आपत्ति। 7 करोड़ का मामला हटा दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अगर आसन की ये इच्छा है कि उनको एक बार वहाँ से हटा के जांच कराए तो हटा के जांच करवा देंगे। जांच करा लीजिए, ठीक, हटा क्या दिक्कत है उसमें? अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावना और सदन की भावना का सम्मान करते हुए निश्चित रूप से जो इसमें अपराधी हैं उनको उस स्थान से हटाकर इसकी पूरी प्रक्रिया को करके अगर वो दोषी हैं तो दंडित होंगे। इसमें क्या दिक्कत? ठीक है, उसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री रामचंद्र सरादना का क्वेश्चन स्थगित हो गया, माफ करिएगा। ऐसा था, बात मेरी सुनेंगे, आसन की सुनेंगे ना। पहले आसन को सुन लीजिए, फिर आपको कुछ कहना है तो
इसे स्थगित किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी भी सुन लें। मेरे निवेदन इसमें यह है कि मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें सहकारिता और कृषि छांटने का काम प्रश्न बनाने वालों की तरफ से था। फिर भी मेरा प्रश्न ये था सहकारिता में कि ग्राम सेवा का सहकारी समितियों के माध्यम से 3,40,806 रुपए का प्रीमियम लिया गया। मेरी सुनिए तो आप बात, ऐसा है कि एड्रेस आपने ही किया था सहकारिता मंत्री को, लेकिन मैं ये व्यवस्था करूंगी कि इस प्रश्न को इस सत्र के दौरान इसका जवाब दिलवा सकूं। मैं व्यवस्था फिर एक दिक्कत मेरे दिमाग में और आएगी माननीय अध्यक्ष जी। क्या बात रहेगी? जब मैंने बात तो सुन लीजिए मेरी, सुनेंगे जो मालूम पड़ेगा ना। ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से खरीफ फसल काश्तकारों से 3,40,000 रुपए मंजूर किया है। कह चुके हैं मंत्री जी। उसके बाद भी जब आपको मैं कह रही हूँ प्रीमियम जमा सहकारी समिति ने किया माननीय अध्यक्ष जी, आपको मैं तो फिर क्या बात रह गई? ये प्रीमियम जमा सहकारी समिति ने किया है, इसलिए सहकारी से संबंधित सवाल है। मेरा निवेदन ये है, फिर आप कल ये कहेंगे कृषि में जमा नहीं हुआ। सहकारी समिति के माध्यम से 3,40,806 रुपए जमा हुआ है। जब मैंने स्थगित कर दिया तो आप स्थान ग्रहण कर लें। तो जवाब कौन देगा? फिर कृषि देगी, सहकारिता देगा? श्री हरिमोहन शर्मा। ये स्थगित प्रश्न 96 माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय परिवर्तित योजना CSS में विभिन्न योजनाओं में भारत सरकार से प्राप्त राशि दिनांक 1/4/2004 को अवशेष राशि एवं 31 जनवरी 2005 तक व्यय का विवरण निम्नानुसार है। योजना का नाम ICDS जनरल 1/4/2004 को अवशेष राशि 973.28 लाख। 15 मार्च 2005 तक केंद्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान राशि 7,849.67 लाख रुपया। कुल 8,822.95 लाख। राज्य सरकार द्वारा 15/3/2005 तक जारी 8,822.95 लाख। 31/1/2005 तक व्यय 5,959.81 लाख। ICDS WB वर्ल्ड बैंक 1/4/2004 को 548.30 लाख। 15 मार्च 2005 तक केंद्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान राशि 4,013.50 लाख। योग 4,561.80 लाख। इतनी राशि जारी की गई 4,561.80 लाख। 31/1/2005 तक व्यय 1,929.26 लाख रुपया। प्रशिक्षण 1/4/2004 को 651.60 लाख रुपया। 15 मार्च 2005 तक राशि प्राप्त नहीं। योग 651.60 लाख रुपया जारी की गई 651.60 लाख रुपया। व्यय 90.61 लाख रुपया। योग कुल 2,173.18 लाख। 11,863.17 लाख रुपया। योग 14,036.35 लाख रुपया। कुल व्यय 7,979.68 लाख रुपया। खंड 2 वर्ष 2004-2005 में CCS अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के बजट प्रावधान व व्यय की स्थिति निम्न प्रकार है। ICDS जनरल बजट प्रावधान 2004-05 8,952.70 लाख। व्यय राशि 31/3/2005 8,109.35 लाख रुपया। ICDS WB बजट का प्रावधान 2,499.9 लाख। व्यय 2,833.20 लाख। प्रशिक्षण में बजट प्रावधान 556.80 लाख। व्यय 153.61 लाख। स्वयं सिद्धा 25 लाख। व्यय 25 लाख। बालिका समृद्धि योजना 1 लाख। कुल 12,033.60 लाख का बजट का प्रावधान। व्यय
121.16 लाख रुपया किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक तो ये जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आपने दिनांक 1404 को अवशेष बताया है, वो 1405 को इन विभिन्न योजना का क्या क्या अवशेष। नंबर 2, इन योजना के अंतर्गत महिला, बच्चे और पोषाहार केंद्रों पर फूड की जो वहां पर जो मुरमुरे इनकी सप्लाई करने के लिए कब टेंडर हुआ था और उस टेंडर को आपने कब रीटेंडर किया और उस रीटेंडर को आपने क्यों स्थगित किया? ये 2 प्रश्न मेरे। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004-2005 दोनों की अवशेष राशि आईसीडीएस सामान्य, जिसकी अवशेष राशि 7,713.21 लाख रुपया, आईसीडीएस विश्व बैंक की अवशेष राशि 1,728.60 लाख रुपया, प्रशिक्षण की अवशेष राशि 497.99 लाख रुपया, यानी कि कुल 2,949.80 लाख रुपया यह अवशेष राशि वर्ष के प्रारंभ अवशेष प्लस वर्ष के प्राप्त अनुदान राशि दोनों का योग और बजट का प्रारंभ 2005 ये कुल मिलाकर के उसमें से व्यय राशि और 5 और 7 जो क्रमांक उसका बचत कुल 2,949.80 लाख रुपया। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न किया है जिसका आपने मुझे आदेश दिया था कि एक वक्तव्य दें। पोषाहार का टेंडर जो हुआ था उस वक्तव्य के बारे में मुझे निवेदन किया था। मैंने आपसे भी और माननीय उपाध्यक्ष महोदय से भी 3-4 दिन से प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन समय नहीं मिलने के कारण से वो आज देना है आपको, आज देना है। दे दीजिए टाइम, अभी क्वेश्चन आवर में अगर आपकी इजाजत हो नहीं अभी नहीं होगा, अभी नहीं, अभी नहीं। आप बात अलग से अध्यक्ष जी जो समय निर्धारित करे तो हाँ, वो कर दिया। अध्यक्ष महोदय, एक मैं निवेदन ये करा था, आपने जो प्रश्न उठाया वो उसी से संबंधित उठाया कि आपने महिला बाल पोषाहार से जो पोषाहार का उसका समय अवधि बढ़ाई क्यों? यही इनका पहले जो इन्होंने उठाया वो भी सवाल उसी से संबंधित है। फिर दोबारा आज वक्तव्य कराने को तैयार हैं क्या इस पर? आज आप वक्तव्य करा दीजिए, है ना? सवाल वही महोदय, ये अलग प्रश्न है मंत्री जी, ये अलग प्रश्न है, वो अलग प्रश्न है। पूरक प्रश्न के माध्यम से वही बात पूछिए, पूरक प्रश्न के माध्यम से वही बात पूछिए। अध्यक्ष महोदय, या तो व्यवस्था, अध्यक्ष महोदय ये तो व्यवस्था ये कर दे, अध्यक्ष महोदय ये तो व्यवस्था ये कर दे कि माननीय सदस्य प्रश्न पूछ ले, उन प्रश्नों को सम्मानित करते हुए आप वक्तव्य दिला देंगे तो
पूरा विवरण उस वक्तव्य में देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। और आप उस समय निर्धारित कर दे देंगे। अध्यक्ष महोदय जी वक्तव्य देंगे, फिर आप हमको प्रश्न पूछने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। ये जो हमारा प्रश्न, आप ये फैसला कर लीजिए कि वक्तव्य के बाद हमें प्रश्न पूछने का मौका देंगे। नहीं वैसे आप ये फैसला कर लीजिए कि वक्तव्य के बाद प्रश्न पूछने का आप देंगे, मान लेंगे। आप उस समय प्रश्न उत्तर नहीं देंगे, अभी आपके लिए वहां दे देंगे। दो चीजें नहीं हो सकती, या तो हमें प्रश्न उत्तर दीजिए। इतना कॉम्प्रिहेंसिव होगा कि आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी प्रश्न पूछने की। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि आपने इनके वक्तव्य के कंटेंट को भी समझ लिया, उसके लिए धन्यवाद। पर हमारे प्रश्न क्या, उनको समझा क्या आपने? नहीं हमारे रुको ना यार, एक मिनट। हमारे प्रश्न क्या, उनका कंटेंट भी आप समझ लिया क्या? देखिए वैसे तो वक्तव्य के बाद में कोई चर्चा तो नहीं होती है। तब नहीं चर्चा नहीं होती, इसलिए आपको पूछना तो पूछ लीजिए अभी प्रश्न। आप अलाउ करेंगे उसमें उत्तर प्रश्न? अभी पूछो अब पूछो। हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था, तो स्थगन की तो बात हो रही है मैंने ना। पूछ रखा है ना। अब आप पूछ लीजिए जो पूछना है। माननीय आप जवाब दीजिए ना इनको। मंत्री जी, मंत्री महोदय, अरे मंत्री जी ध्यान दो। अध्यक्ष महोदय कुछ कह रहे हैं जवाब के लिए। हाँ मान्य। मैंने तो निवेदन आपसे यही किया माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप पूरा समय वक्तव्य के लिए तो वक्तव्य में देने के लिए तैयार हूँ। अगर आपने छोटे रूप में पूछना चाहा है कि कब कब क्या स्थिति, छोटे रूप में हम प्रश्न उसका उत्तर में भी वो भी दे सकता हूँ। क्या दे दो, अभी वक्तव्य थोड़ी दे देंगे। नहीं वक्तव्य नहीं, उत्तर वो तो वक्तव्य के लिए कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जुलाई 2003 से 31 मार्च 2000 तक टेंडर की अवधि थी। 1 अप्रैल 2004 से 30/9/2000 तक 6 माह प्रथम बार यह बढ़ाई गई थी। इस दौरान CFTRI संबंधी या अन्य राज्यों से जानकारी प्राप्त की जानी थी। इसमें यहाँ से विभाग से यहाँ से अधिकारियों को भेजा था, उसमें भी समय लगा। उसका इस प्रश्न एक संबंध है ही नहीं। वो पूछने महोदय दोबारा आप सुन लीजिए, दोबारा क्या पूछना चाह रहे हैं? उन्होंने पूछा टेंडर कब हुए, स्थगित हुए, उन्होंने पूछा, आपने अलाउ किया पूछना। अध्यक्ष महोदय आपने अलाउ किया या तो डिसअलाउ किया गया? अलग से पूरा कोई संबंध नहीं। अब और क्या क्यों चल पूछेंगे? आपने जो पूछा है उससे समझ में नहीं आ रहा। स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि टेंडर किए कि नहीं किए, ये तो नहीं किए, किसी को नहीं बोल में नहीं आ रहा। ये इससे संबंधित इसलिए है आप पूछो, प्रश्न पूछो यार आप। कि आप मेरे प्रश्न को एक कोई देख लो कि इसमें ये राशि किस प्रकार व्यय की गई है, इसमें लिखा हुआ है। तो व्यय करने के लिए नहीं, राशि आपने कहा कितनी राशि मिली, कैसे व्यय हुई, हाँ। कितनी बची, हाँ। आपने यही पूछा। हाँ तो ये पूछा है, तो वो व्यय कैसे हुई ये तो पूछूंगा ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पूरा पूछा वो था कैसे उस क्षेत्र में हुई दे है? दिया, और अवशेष राशि किसी क्षेत्र में थी, अगर एक पूरा तो वो भी मैं बताने के लिए तैयार हूँ। कि आपने कहा कि जुलाई 2003 से 31 मार्च 2003 का टेंडर था, फिर आपने 6 महीने टेंडर बढ़ाया। जब पहले से ये टेंडर की प्रक्रिया चल रही थी, तो क्या कारण थे कि आपने टेंडर को 6 महीने एक्सटेंड किया और टीम को बाहर भेजने का काम किया? ये आपने किस आधार पर निर्णय किया, जिसके कारण उन्हीं लोगों को दोबारा आपने ऑर्डर दे दिया? उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था, उसी तक पूरा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पूरा डिटेल इसके अंदर है, मैं आपको जवाब उस समय वक्तव्य में पूरा आ जाए कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश था माननीय का, उनसे पालनार्थ उसकी हमने समय उसमें लगा, और उसके कारण से नियमित पोषाहार देने की स्थिति में भी आवश्यक था। नहीं तो पोषाहार नहीं देते तो बच्चे भूखे, क्योंकि कांग्रेस के समय में भी 18 महीने तक यह टेंडर नहीं होने से वो उनको पोषाहार नहीं दिया गया था। और हम नहीं चाहते कि सरकार ये पोषण जो है वो समय पे पोषाहार नहीं मिले, इसे नियमित रखने के लिए हम जो है उसकी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने कब कॉग्निशन लिया इसका? यही तो निवेदन कर रहा हूं। क्या बोला सुने आप? अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नाम पर एक्सटेंशन की बात करना सरासर गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट की जो बात कर रहे हैं ये एक बहाना है। सर अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का
30 मार्च को एक एफिडेविट पेश किया राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट। आप ये कह रहे हो कि साहब सुप्रीम कोर्ट की वजह से हमने टेंडर रोक दिया था। उस एफिडेविट में राजस्थान गवर्नमेंट ने लिखा द स्टेट गवर्नमेंट इज पर्सनली प्रोक्योरिंग। जब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है तो मांग क्या रहे हो इनसे? ये बता रहे हैं क्या साहब? इन्होंने हमको ये बताया है, इन्होंने हमको ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के इन्होंने हमको ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण हमने टेंडर को स्थगित किया है। और सुप्रीम कोर्ट में ये 3 मार्च को ये एफिडेविट देते हैं कि द स्टेट गवर्नमेंट इज प्रेजेंट प्रोक्योरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कमोडिटी एज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एक्सेप्ट इन WFP डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स थ्रू ओपन टेंडरिंग प्रोसेस। ये इन्होंने एफिडेविट दिया है, ये एफिडेविट राइट। और यहाँ कह रहे हैं ये और वहाँ कह रहे हैं ये, और आधार ये बताते हैं कि हमने इसलिए किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो वहाँ की जो लोकल यूनिट्स हो या वहाँ पर जो महिला संगठन हो। यदि इनके आंसर से, इनके जवाब से संतुष्ट नहीं है और तो आप अन्य नियमों में आइए। कौन सा नियम अध्यक्ष महोदय? कौन सा नियम? कौन सा? दो नियम कौन सा अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय एक मिनट, अध्यक्ष महोदय सुप्रीम अभी अध्यक्ष में सुनिए एक मिनट आप, अध्यक्ष में सुनिए एक मिनट आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हमने टेंडर एक्शन किया। सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ये लिख के भेज रही है कि हम ये काम कर रहे हैं, जो उनके जवाब का बिल्कुल उल्टा मामला है। ये सरासर अध्यक्ष महोदय 1 साल तक बिना टेंडर के मनमानी लोगों को, मैन्युफैक्चरर आदमियों को बेनिफिट देने के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। इसका जवाब नहीं देना चाहते आप? एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का, दूसरा सुप्रीम कोर्ट एफिडेविट दे रहे हैं आप, हम मैन्युफैक्चरर कर प्रोक्योर कर रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय आप व्यवस्था कर दें, हमें कुछ नहीं बोलना। आप जो स्टेटमेंट करवा रहे हैं उस स्टेटमेंट के अंदर भी हमारे इन प्रश्नों का उत्तर पूछने का अधिकार दिया जाए, हमें कोई तकलीफ नहीं। यही नहीं, आप इसे फैसला कर लीजिए कि जब आप ये जवाब देंगे तो हम उत्तर में आप अलाउ करेंगे, नहीं तो आप जब भी आप फैसला करते हैं उत्तर का फिर आप वाइंड अप कर देते हैं। हम मंत्री जी के उत्तर से पूर्ण संतुष्ट होंगे, वक्तव्य दें और वक्तव्य के बाद हमारे प्रश्न का जवाब दें। आप इसका फैसला कर दीजिए। आप अन्य नियमों में आइए, आधे घंटे की चर्चा कराइए, दूसरे तरीके से दीजिए। नियमों का अध्यक्ष महोदय आप नियम की बात करते हैं, आप परंपरा की बात करते हैं। ये परंपरा अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय सदस्य ने इस सदन में आरोप लगाए
जितनी वेलोसिटी और जितनी ताकत आप लोगों की आवाज़ में है, न तो आसन के पास उतनी ताकत और उतनी वेलोसिटी है, और इतनी जोर जोर से एक साथ आप लोग बोलते हैं, आसन को तो कुछ सुनाई नहीं देता है। नियमों से ही सदन को नियमों से चलाने की जिम्मेदारी कोई आसन की अकेले की नहीं, आप सब लोगों की है, माननीय सदस्यों की सबकी है। तो एक एक करके यदि माननीय सदस्य बोलें तो अपनी बात कहने का सबको मौका मिले, लेकिन आप तो इतनी जोर जोर से बोलने लग जाते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता, एक साथ बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपने पढ़ दिया, वर्डिक्ट जो सुनिए प्लीज, सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है वो आपने पढ़ दिया। अब माननीय मंत्री जी भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ही पढ़ना चाहते हैं, इसलिए जरा उन्हें भी सुन लिया जाए, उन्हें भी सुन लिया जाए, क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए मंत्रिमंडल में जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नए हैं वो पुराने हैं, यदि वो सुनाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो माननीय पीएडी मिनिस्टर। हाँ, तो अब अध्यक्ष महोदय, अब बैठे बैठे नहीं बोले, वे सुनाएंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अरे कौन मना कर रहा है? मंत्री को सुनाएंगे, इजाजत उनको दी, सुनाएंगे। क्या हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन के आदेश की अवहेलना है। मंत्री को टाइम दे रहे उन्हें, वो ढूंढ रहे, उनके पास वो ढूंढ रहे, सीमा है, उस सीमा के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनका समाधान नहीं हो, आधा घंटे की चर्चा है। आप माफी दीजिए, बोल रहे हैं कागज फिर भी नहीं मिलेंगे, आप पूरे बेस पूरी करिए, फिर भी नहीं मिलेगा। मतलब जो है सारा स्पष्टीकरण जब तक नहीं हो सकता, हाउलर में यदि केवल हम मतलब जो है आरोप प्रत्यारोप लगाकर चले जाए, कोई व्यवस्थित नहीं होगा। आप तो आसन के आदेश की पालना होने दीजिए। अभी 12 बजे मंत्री जी को, अध्यक्ष महोदय, आपने संसदीय मंत्री जी को अलाउ किया कि वो अपने, अरे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट जो कहना चाहते हैं वो रखें। अब मैं संसदीय सचिव कहाँ से आगे हालत देख लीजिए आप, फिर इसका मतलब जो है आगे हम बोलेगा, जबरदस्ती बोल रही है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, बंद करो, सुप्रीम कोर्ट का बंद करो, नियमों से हो। अरे सुप्रीम कोर्ट का आप पढ़िए और टेबल कीजिए उसको। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ नहीं है इनके पास, इनको बोलने का मौका नहीं दिया, जबरदस्ती बोल रहे हैं, इनको बंद करो। शांत नहीं हो तब तक मंत्री जी कुछ भी कहने से मतलब नहीं है, जब शांतिपूर्वक सुने तो आप बोलिए। मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 196/2001 में दिनांक 7/10/2004 को एक निर्णय दिया। निर्णय की प्रतिलिपि में टेबल करने को तैयार हूं। इस 7/10/2004 इस एक मिनट इस अध्यक्ष महोदय, ये से आने वाले माननीय सदस्य आप बैठे बैठे नहीं बोले और बीच में भी नहीं बोले, टेंडर किए 1/4/2004 को और कोर्ट कर रहे 7/10 को। काय के मंत्री है आप? ये टेंडर आपने 1/4/2004 को किए और कोर्ट कर रही है। काय को गुमराह कर रहे हैं आप? अपने आप को विद्वान समझ रहे हैं आप? सदन को गुमराह कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। ये टेंडर ही टेंडर कर दिया
प्रश्न के से संबंधित ही दूसरे प्रश्न पे वक्तव्य देंगे मंत्री जी, इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार रही हूँ। देखो आप उत्तर दिलाइएगा, ये नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय ये नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय अत्याचार नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय मंत्री जी का कागज तो ले करवा दीजिए। अध्यक्ष महोदय क्वेश्चन अगला पुकारे आप, लेकिन मंत्री जी ने जो सुप्रीम कोर्ट का दिया वो तो टेबल करवा दीजिए। अध्यक्ष महोदय एक मिनट, अरे आपने व्यवस्था दी थी उनको वो फैसला पढ़ने की। संबंधित है, कांग्रेस पार्टी चाहती है, सदन चाहता है, अध्यक्ष महोदय सुन लीजिए। हाँ, व्यक्ति से अब सारा सदन चाहता है कि भ्रष्टाचार से पर्दा उठे। मेरा जहाँ तक ख्याल है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी भी चाहेंगे कि भ्रष्टाचार राजस्थान से खत्म हो, और यदि वो हमसे सहमत हैं, इसके ऊपर मंत्री जी वक्तव्य दें और इसके बारे में सारे तथ्य सदन के सामने अवगत कराएं, तो जाकर के सही बात होगी। इस प्रश्न को स्थगित करके दूसरा प्रश्न लेने का सवाल नहीं मान्य मंत्री अध्यक्ष महोदय, सवाल इसको इनको तकलीफ है SC/ST के मंत्री की, जनजाति के मंत्री की तकलीफ है आपको। आप इनको सुनना नहीं चाहते हो, दबाना चाहते हो। तकलीफ आपको एक ही है कि SC/ST का जनजाति का मंत्री क्यों खड़ा हुआ बैठा है, आपको ये है। ये भारतीय जनता पार्टी वो सारा निंदनीय है, और इसको सारे सदन को मिलकर के मेरा आपसे ऐसे मामले में आसन पार्टी माननीय अध्यक्ष महोदय चाहते हैं, आसन से विनती करते माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इसको नहीं करेंगे। और मेरा जहाँ तक ख्याल है अध्यक्ष महोदय, इससे से प्रश्न पुकारने और सारी स्थिति सामने। 214 अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न संख्या पुकारा है। अध्यक्ष ऊर्जा मंत्री, अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न संख्या पुकारा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री शामिल हो। बात मैंने सुन ली, आप हमारी बात सुनिए। अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य दिया जाएगा। नहीं है, सवाल भ्रष्टाचार से संबंधित है। अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पुकारा है मेरा। आप प्रश्न पूछना नहीं चाहते, मैं क्या करूं? 2 मिनट पूछा अध्यक्ष महोदय, मैंने बोला प्रश्न संख्या 213। पंचायत समिति अध्यक्ष महोदय, मैं उपस्थित हूँ, मेरा प्रश्न लगा। हम तो चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति रेणी सदन एवं ऐसे राजगढ़ मामले को आप सदन की भावना से अवगत है। बोले जाओ क्या? माननीय सदस्य की पत्नी टोल टैक्स के 3 करोड़ रुपए खा गई। मंत्री आप क्यों खड़े हैं? टोल टैक्स के समाज कल्याण मंत्री क्यों खड़े हैं 3 आप? करोड़ रुपए खा गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मतलब है? जाने वाले माननीय सदस्य की पत्नी के नाम पे माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस पूर्ति भी नहीं है। और यह सदन में आके माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मदन जी दिलावर ने, पुलिस पीछे घूम रही है। माननीय मदन जी दिलावर ने स्थान ग्रहण कर लें, पुलिस को बुला के यहीं बैठा स्थान ग्रहण करें। माननीय हिंडोली से आने वाले माननीय सदस्य बैठ जाएं, स्थान ग्रहण करें। माननीय ऊर्जा मंत्री जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष समिति राजगढ़ चौथी नहीं कर सकते। पंचायत मैंने प्रश्न पुकारा अध्यक्ष महोदय। कार्यमंत्री जी ने अपनी बात माननीय अध्यक्ष महोदय, के हवाला दे करके उसको टेबल अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति अध्यक्ष महोदय, 27 पंचायत समिति अध्यक्ष महोदय, कुल माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, फार्म हाउस मैं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं इस शोर शराबे से दुखी होकर के हाउस से बाइकाट करता हूँ। शहरी क्षेत्रों दुखी हो गया मैं ये चर्चा सुन सुन के, वाद विवाद सुन के। आप परिक्रम करो, जाओ जाओ। स्थिति को अभी संशोधित करने का कोई विचार नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जो आरोप में फार्म श्री हाउस मदन दिलावर ने लगाए हैं, आवेदन या तो वो
उपरांत भी कृषि एवं घरेलू कनेक्शन, ये आप सब लोग क्या करें, आपको मालूम होना चाहिए कि आसन जब पाँव पर होता है, nobody can leave the house, nobody can enter in the house. उपरोक्त प्रस्ताव इतनी गंभीर प्रकृति का नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री जुबेर खान को अपने प्रस्ताव के विषय पर 2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। माननीय सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, लेकिन नियमों की अवज्ञा करते हैं, अवहेलना करते हैं, नंबर कट जाएंगे आपको सर्वश्रेष्ठ विधायक कहलाने में और बनने में। हाँ, प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, मैं उनका विवरण दे रही हूँ। श्री नवनीत नीना महासदस्य की ओर से तहसील घाटोल की पंचायत समिति पीपल खूंट को माही डैम से पानी उपलब्ध करवाने के संबंध में, श्रीमती प्रतिभा सिंह सदस्य की ओर से नवलगढ़ की सफाई व्यवस्था के संबंध में, डॉक्टर सुरेश चौधरी सदस्य की ओर से दी गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड में पिछले कुछ माह से हो रही अनियमितता के संबंध में, श्री रामरतन बैरवा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में 132 केवी सब स्टेशन स्थापित करने के संबंध में, श्री श्रवण कुमार सदस्य की ओर से नगर पालिका चिड़ावा के चेयरमैन एवं ईओ को हटाने के संबंध में, श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल सदस्य की ओर से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों में घटिया सामग्री लगाए जाने के संबंध में, श्री मदन राठौड़ सदस्य की ओर से पाली से जोधपुर के लिए प्रस्तावित नेशनल हाईवे संख्या 65 के निर्माण में विसंगति के संबंध में, श्री रामलाल शर्मा सदस्य की ओर से चौमू के सामुदायिक चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के अतिरिक्त पद स्वीकृत करने के संबंध में, श्री केसर देव बाबर सदस्य की ओर से सहकार मार्ग जयपुर से नगर निगम मुख्यालय को जाने वाली मुख्य मार्ग पर शौचालय मूत्रालय का निर्माण करने के संबंध में, श्री कन्हैयालाल पाटीदार सदस्य की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न मदों में बढ़ोतरी करने के संबंध में, श्री रघुवीर सिंह मीणा सदस्य की ओर से उदयपुर ग्रामीण एवं सराड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांवों का किया गया थाना परिसीमन निरस्त करने के संबंध में, श्रीमती ममता शर्मा सदस्य की ओर से जिला बूंदी की ग्राम पंचायत जाखमूंड के खनन कार्य को तत्काल बंद किए जाने के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री जुबेर खान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से जो हमने 23 सदस्यों ने आपकी सेवा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि आज राजस्थान में किस रूप से व्यवस्था संचालित हो रही है। सरकार में बैठे हुए मंत्रियों के खिलाफ वारंट है, अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया हुआ है और मुख्यमंत्री के दाहिनी तरफ ऐसे अदालत के भगोड़े बैठे हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, मैं बोलने की अनुमति नहीं दूंगी। मैं इसलिए नहीं दूंगी, सुनिए आप, बैठिए, पहले बैठिए। इसलिए नहीं दूंगी कि जब मैंने ये व्यवस्था दे दी कि मैं जानकारी प्राप्त कर रही हूँ, जानकारी प्राप्त करने के बाद में इस बारे में व्यवस्था दूंगी, तो आपको बोलने का इस समय कोई हक नहीं है। मैं विधानसभा का सत्र खत्म होने से पहले आपको व्यवस्था करके और कुछ इस बारे में व्यवस्था दिलाऊंगी। ये साधारण प्रश्न नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। राजस्थान की पुलिस का मनोबल गिर रहा है। अदालत के भगोड़े और अपराधी किस्म के लोगों को उनकी राजस्थान पुलिस को एस्कॉर्ट करनी पड़ रही है। अंकित नहीं हो? एक सेकंड अध्यक्ष महोदय। अंकित नहीं हो? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, आप जिस दिन चाहें, जितने समय चाहें। आपके मंत्री बोल रहे हैं और आप खड़े हो रहे हैं। इस विषय में मैं हर प्रश्न का जवाब देने की स्थिति में हूं और मैं आपको अपने तथ्यों से ये प्रमाणित कर दूंगा और आपको संतुष्ट करने के बाद ही सदन से बाहर जाऊंगा। मैं इसकी गारंटी आपको दे रहा हूं। केवल प्रचार करने मात्र से अगर इस विषय को आप फेंकना चाहते हो तो आपकी इच्छा, बाकी हर आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास है
इन मुकदमों के बारे में है, पूर्व की सरकारों के बारे में किए हुए काम हैं, आपके द्वारा उठाए मुकदमे हैं, हमारे द्वारा उठाए मुकदमे हैं। आप जिस सवाल को खड़ा करेंगे मैं उसका जवाब देने को तैयार हूं। आप जब चाहें, जिस दिन चाहें, इसके बारे में इनकी संतुष्टि के लिए मैं हर समय आपके तैयार हूं। आसन को व्यवस्था करनी है, वो मेरी कब सवाल दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, को गृह विभाग से संबंधित मांग पर चर्चा होगी सदन में, और उसी दिन इस बारे में इन सब बातों को करते हुए आप जवाब दीजिएगा। हर किसी वक्त खड़ा नहीं हुआ जाता है, आप एक बार स्थान ग्रहण करें, आपको अपनी बात कहने का मौका दूंगे, लेकिन समय पर, अभी ऐसे नहीं, बीच में नहीं। सदस्यों को ये लगता है कि उस दिन समय पर्याप्त नहीं मिले, तो मैं आसन से प्रार्थना कर रहा हूँ, आप जिस समय चाहें, जिस दिन चाहें, उस समय मैं आपके पूरी जो भी शंकाएं उनको समाधान करूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं तथ्यों से आपको संतुष्ट करूंगा कि जो मैंने किया वो जो कानून और नियम मुझे अधिकार देते हैं उनके तहत किया है। आप जब चाहें, जिस समय चाहें समय तय करें, कोई जरूरी नहीं आप मांग के दिन का। अगर आसन व्यवस्था करें तो मैं बाकी समय पर भी देने को लिए तैयार हूँ, आज चाहे तो भी तैयार। आसन असहाय बना हुआ है। मैं आप सबसे बहुत नम्र शब्दों में अपील करती हूँ कि सदन को नियमों से चलने दें, आसन की गरिमा को बनाए रखें, आसन की व्यवस्था का पालन करें। ऐसे कैसे काम चलेगा आप बताइए? आप लोग तो बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाते हैं, चाहे जब खड़े हो जाते हैं, चाहे जो कुछ बोलने लग जाते हैं। जब एक बार बात हो गई, आपको गृह मंत्री जी ने बिल्कुल कह दिया कि मैं आप सबको संतुष्ट करूंगा, आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा, फिर आप खड़े हो जाए। जेनरोसिटी का दोनों ही पक्ष फायदा उठा रहे हैं, आप ज्यादा उठा रहे हैं, बिल्कुल नहीं सुनते हैं आप लोग। ये सदन, मैंने कहा, नियमों से चलता है। नैतिकता की बात आप करते हैं, तो कल जब उन्होंने नैतिकता के प्रश्न पे भी जब आपको कह दिया कि भाई मैं उसका भी जवाब दूंगा, तो फिर अब क्या, किस बात की बहस है? खड़ा चाहे जब चाहे जो खड़ा हो जाए, आसन की व्यवस्था को माने नहीं। आपको लगता है कि भाई मैं आसन की व्यवस्था को बनाए रखने में अक्षम हूँ, तो कोई ऐतराज मुझे नहीं है, किसी और को बिठा दो यहाँ पे और उसे बिठा के आप अपने संचालन कर लो। लेकिन ये अव्यवस्था भाई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, और मुझे मजबूर कर रहे हैं आप कोई न कोई कठोर कदम उठाने के लिए। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी बिल्कुल। आप बिठा सकते हैं किसी और को यहाँ पे, मुझे रत्ती भर भी इस बात का वो नहीं है, लेकिन ये क्या तरीका है कि आप आसन की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। ये आसन इस सदन में सर्वोपरि है, और इसकी आप न इसका व्यवस्था का ध्यान रखते, व्यवस्था का पालन नहीं करें, नियमों का नहीं करें, तो कैसे चलेगा सदन? मुझे आप बताइए। आखिर गलत जवाब कोई दे न दे, आपको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन ये थोड़ा ही मतलब है कि आप शोर मचाए चले जा रहे हैं और किसी दूसरे की बात ही नहीं सुन रहे हैं। ये थोड़ी मतलब है। और जब अपन सब जानते हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, वो जानते हैं कि सदन नियमों से चलता है, और मंत्री के जवाब से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप दूसरे अन्य नियम में आ सकते हैं, आधे घंटे की चर्चा करवा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा ही मतलब हो गया कि साहब आप एक बात के ऊपर कहे चले जा रहे हैं, जो मर्जी आए सो शोर मचाते चले जा रहे हैं। ये व्यवस्था देखिए ठीक नहीं। आपने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, उस स्थगन प्रस्ताव में साफ आपने लिखा है कि राज्य में पुलिस का मनोबल गिर रहा है, पुलिस लाचार है, पुलिस तामील नहीं करा पाई, और फिर आप दूसरी तरफ ये करें पुलिस का मामला नहीं। ये फैसला कर लिया है कि आपको खड़े ही रहना है, तो वहां जाके खड़े हो जाओ, कम से कम बीच में तो मत खड़े हो। यही फैसला कर लिया आज आपने कहा। तो उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, माहिर जी आज सामने बैठे हैं, शांतिपूर्वक मैंने जो कुछ कहा था यहाँ बिल्कुल सच कहा था, और इन्होंने केंद्र सरकार से एक ऐसे कारतूस भरने वाली फैक्ट्रियों को इलीगल रूप से नाजायज फायदा पहुंचा के बारूद दिलवाया, और उस बारूद को बाद में उग्रवादियों ने पंजाब में सप्लाई किया। साथ में ये कह रहे हैं कि मंत्री आज मतलब ये अब काहे पे बोल रहे हैं, तो लेकिन मैं निवेदन कर दूं कि इनके आयुर्वेद मंत्री, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचारी, तस्कर और झूठा और षड्यंत्रकारी
सुप्रीम कोर्ट ने जिनको साबित कर दिया उनकी अपील भी कहीं नहीं हो सकती। और ये किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि ये हमारे वाले जो मुकदमे में मतलब वांछित है, ऐसे आदमी अपराधी साबित हो चुके थे सुप्रीम कोर्ट से, उनको मंत्री पद पे सुशोभित करके आपने जनतंत्र को क्या मजबूत किया है। माननीय सदस्यगण, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आपकी बात सुनी, लोकतंत्र की बात सुनी। लोकतंत्र का बेसिक कंसेप्ट सहिष्णुता है। एक आदमी के 51 वोट आते हैं, एक के 49 आते हैं। 49 वाला चुपचाप गर्दन नीचे करके चला आता है कि नहीं आता है, मुझे आप बताइए। लेकिन आपको अपनी बात कहने का हक है और बहुमत को भी चाहिए कि वो प्रतिपक्ष की बात को सुने। लेकिन प्रतिपक्ष का ये अड़ियल रवैया कि खड़ा ही रहूंगा, मैं अपनी बात कहता ही रहूंगा। जब मैंने कह दिया, व्यवस्था दे दी, और जब मंत्री जी ने आपको आश्वस्त कर दिया कि भाई मैं ये सत्र समाप्ति से पहले आपकी तमाम बातों का जवाब दे करके आपको संतुष्ट करके यहाँ से जाऊंगा, इस पे व्यवस्था दी जा चुकी है। और व्यवस्था के देने के बाद में आपको हठधर्मी करने का कोई अधिकार नहीं। आज फिर गंगानगर से आने वाले सदस्य ने उस बात को दोहराई और आपने उसको रिकॉर्ड भी कराया। अब क्या मुझे मेरी बात कहने नहीं दोगे क्या? मैं मेरी बात कहूंगा, आप मेरी बात कहने दीजिए। मैं अध्यक्ष जी कह रहा हूँ, आप मेरी बात कह रहा हूँ, मैं बैठिए आप। तो वो भी तैयार है। अन्य अध्यक्ष महोदय, मैं कल मुझे जो कुछ कहना था वो कह चुका, लेकिन आज उन्होंने उस बात को फिर दोहराया। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय की वो घटना बताई है, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के महामहिम भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार थी। सरकार का मामला था, मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे। अन्य अध्यक्ष महोदय, ये बोले मैं चुपचाप सुनता रहा। अब मैं मेरी बात कह रहा हूँ, मेरी बात भी रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। आप माननीय सदस्य नगर से आने वाले फ्लोर पर खड़ा हूँ तो मेरा पोजीशन है फ्लोर पर। नगर से आने वाले माननीय सदस्य को बोलने दें। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य, आपको कुछ कहना हो बीच में नहीं टोकें, उसके बाद में भले ही कहें। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैसे कहते बैठ जाओ, आप बहुत बैठ जाओ। माननीय सदस्य, सदन में सदन की गरिमाओं से बोलो। हाँ बिल्कुल, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे वो। हाँ चलिए। अन्य अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इन्होंने जो घटना बताई वो 1989-90 की बताई। उस समय राजस्थान में माननीय भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी। केंद्र में जनता दल की सरकार थी। 89 में तो कांग्रेस 90 में थी, फरवरी में बनी थी। 90 में आई है। केंद्र में सरकार बन गई थी, यहाँ 90 में आई। हाँ केंद्र में बन गई। 27 फरवरी को चुनाव हुए थे और 4 दिन बाद यहाँ पर सरकार बन गई। केंद्र में बन गई। मैं यही आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मामला 89 और 90 का बता रहे हैं, 90 का बता रहे हैं। उस समय यहाँ भैरव सिंह जी शेखावत की सरकार थी और केंद्र में माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन प्राप्त था। कोई भी घटना है, मैं आज भी खुले रूप से चुनौती देता हूं पूरी सरकार को कि आप इसकी जांच करा लें। कहीं भी लेश मात्र भी अगर मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके का कोई मिल जाए तो मैं सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देने के लिए तैयार हूं, वरना इस तरीके की बिना मनगढ़ंत बातें जो है वो हाउस के अंदर नहीं की जानी चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहिए। जांच कराइए सदन की समिति से, चाहे सीबीआई से करा लीजिए, जिस एजेंसी पर आपको विश्वास हो उससे करा लीजिए, चाहे आपके संसदीय कार्य मंत्री जी से करा लें, चाहे आप उद्योग मंत्री जी से किसी से भी जांच करा लें। मैं पूरी जांच को स्वीकार करता हूं और जांच के लिए आपको अपने आप को प्रस्तुत करता हूं। माननीय नगर से आए हुए विधायक महोदय ने ये मानना स्वीकार किया कि जनता दल में मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे और उस समय ये उस कथित फैक्ट्री के मालिक को राजस्थान हाउस का रिकॉर्ड बता देगा कि इनके साथ कमरे में रुका हुआ था और उसको गृह मंत्री जी से ले जाके मिलाने वाले ये थे, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष गवाह था उस चीज का। और उसके बाद उस चीज के बाद में उसको एक्स्ट्रा कोटा जो अमूमन जो मिलता है उससे अधिक स्पेशल कोटा मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने एज ए गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, उसको बारूद का कोटा एक्स्ट्रा रिलीज करवाया गया और उससे
जो आपको पता ही है, जो पंजाब में जो आतंकवाद जितना भयंकर गति से चल रहा था, उसमें वो बारूद आप कभी भी, ये राज्य सरकार के वैसे अंडर में तो नहीं आता, लेकिन वो कह रहे हैं कि चुनौती है कि जांच करवा लें। तो मैं भी कह रहा हूं निष्पक्ष जांच हो जाए कि उस फैक्ट्री के मालिक को किन किन नियमों में कब कब कितना बारूद मिला है, और उसने फैक्ट्री में उसके कारतूस बनते भी हैं या नहीं बनते, ये भी निर्णय हो जाएगा। और माननीय सदस्य, आपको भी मैं चुनौती दे रहा हूं, जैसे आपने कहा है तो मैं भी इस्तीफा तो क्या राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन राजनीति तो अगर वो दोषी नहीं पाया जाए। ना कौन है, नाम बताइए, सारी डिटेल बताइए। कौन है सरकार? और तो फिर बीच में तो नाम आप भी बता दो ना। की सरकार रह गई, क्यों नहीं कार्रवाई कर लिया आपने? अब करवा लीजिए, बताइए, नाम बताइए। क्योंकि गंगानगर का था आपका, और इसलिए आपका तो कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आपने शीश राम जी ओला को हरा के एक राजस्थान में बहुत इतिहास रचा था, और उसके बाद में आपने सीधे गृह मंत्री जी से उनको मिलवाया और उनको एक्स्ट्रा, ये जांच हो सकती है कि उस टाइम अगर उसको एक्स्ट्रा कोटा नहीं मिला हो तो भी जाओ, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। करा ले। माननीय अध्यक्ष महोदय, नाम क्यों नहीं बता रहे? गंगानगर का था तो आप लेके गए होंगे उसको, कौन है वो? मैं कहाँ से लेके आया? मैं लेके आता तो आप पे आरोप लगाता। तो जनता दल में थे, नाम बताइए उसका। तो जनता दल में तो था मैं, वो ये सब जानते हैं, तो इसलिए मेरे से क्यों कहलवा रहे हैं? खुद आपकी पार्टनरशिप है उस फैक्ट्री में, बताओ फिर कौन सी? मुझे क्या बता, ये बताएं अध्यक्ष महोदय, ये बताएं और आप बताओ। अरे कौन है, पूछो ना, नाम बताओ, हिम्मत है तो। काफी आरोप प्रत्यारोप लगे हैं घर में, हाउस के अंदर जिस प्रकार का वातावरण होना चाहिए ताकि आगे कार्रवाई हो सके, वो माहौल में थोड़ा सा अंतर पड़ा है। अभी गृह मंत्री जी ने कहा, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, और माहिर जी आप भी हमारे ही साथी हैं, भाई हैं, जो बातें कही हैं उसमें स्पष्ट तौर पर नहीं कह डिससेटिस्फाइड हो तो किसी भी अगर विधायक के माननीय सदस्य के सम्मान में ठेस पहुंचती है तो वो अकेले उस विधायक की नहीं, पूरे सदन का अपमान। उसमें अगर आप स्पष्टीकरण पूरा संतुष्ट नहीं हो तब तो अपन उस चीज पर आगे बहस भी करें, उसके बाद आगे खुलासा भी करें, लेकिन उसी बात को लेकर अभी अलग से वक्तव्य दें या नहीं दें, हर चार्ज पर अलग अलग लगाए गए पर अलग वक्तव्य देना, अगर ये परिपाटी सही है, भविष्य में आपको भी यहीं पधारना है, हम लोगों को भी यहीं आना है। इसलिए कृपया थोड़ा सा इस सदन की कार्रवाई आगे चलने दें। और इसके ऊपर गृह मंत्री जी निश्चित तौर पर कहेंगे, हम सब लोग भी ये चाहते हैं कि इस पर खुलासा हो, बात कर लेंगे और आपके चेंबर में आके भी बात कर लेंगे, माननीय प्रतिपक्ष के नेताओं से, प्रतिपक्ष के नेता से, उपनेता से भी बात कर लेंगे ताकि इस समस्या का समाधान हो। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया आगे कार्रवाई चले। आसन की व्यवस्था की उपेक्षा और अवहेलना चाहे कोई पार्टी करे और चाहे व्यक्ति करे, आसन उसे एक ही तरीके से देखता है। क्योंकि जब व्यवस्था दी जा चुकी है, जब माननीय गृह मंत्री जी ने आपको आश्वस्त कर दिया, उसके बाद कौन सी बात बाकी रह गई? कल हो जाएगा। सदस्यों को सूचित करना है, चर्चा हो जाएगी। वानी जोशी, आप सिर्फ इतना कह दीजिए, शारीरिक अस्वस्थता के कारण 1 अप्रैल 2 घोषणा की थी कि टोल टैक्स विधायकों पे नहीं लगेगा। हरेंद्र मिर्धा ने, तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने ये घोषणा की थी। अभी विष्णु मोदी ने, एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ विष्णु मोदी का, और उनसे 50 रुपए अगरू के टोल टैक्स पे लिए गए। मैं चाहूंगी कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी इस बारे में यहाँ पर कुछ कहना चाहेंगे। क्या वास्तव में जितने विधायक हैं वो इससे एग्जम्प्टेड हैं? यदि आप एग्जम्प्टेड हैं तो आप कृपया घोषणा कर दें, नहीं है तो आप वैसे कह दें। अध्यक्ष महोदय, 26/12/2002 को
फंस गए आज, फाड़ करेंगे, फंस गए, ऑपरेशन करेंगे, माफी मांग लो। तो आपने क्या कुकर्म किए हैं वो सब सामने आएंगे, अरे कुकर्म सामने आएंगे। अध्यक्ष जी तो बचाना चाह रहे हैं आपको, क्या बात कर रहे हो आप? सादर आमंत्रित है विराजे। ये जिसकी बात कर रहे हैं आमरण अनशन चालू, आमरण अनशन। तो टाइम तय कर दो, 4 बजे का टाइम। टाइम में क्या 4 बजे दे देंगे? परसों वक्तव्य दिलाएंगे, परसों, कल की छुट्टी है, पुलिस पर वक्तव्य आएगा, सारी बात आ जाएगी। होने के बाद दे दें, क्या टाइम? मंत्री जी कह रहे हैं तैयार है, मंत्री जी कह रहे हैं तैयार है, तो आपकी मांग पास होने के बाद दे दें मंत्री जी। कहाँ दिक्कत है? अध्यक्ष महोदय, आपने मुझसे जानकारी चाहिए, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझसे जानकारी चाहिए कि राजस्थान के अंदर वर्तमान विधायकों को टोल टैक्स से गुजरने पर उनके वाहन से टोल लिया जाए, नहीं लिया जाए? अध्यक्ष महोदय, लिया जाए, ये लिया जाए, बूंदी से आने वाली सदस्य ये आंखें निकाल आ रही है, क्योंकि जब जनता से लिया जा रहा है तो एमएलए से भी लिया जाए। जब राजस्थान की 5 करोड़ जनता से लिया जा रहा है तो विधायक से भी लिया जाए। कराऊंगी मैं, कल मैं, आज नहीं। अपराधियों को बचाना बंद करो, माननीय सदस्यगण, कल अपराधियों को बचाना बंद करो। कोई 0 आवर नहीं होगा और प्रश्नों के तुरंत बाद इस बारे में मंत्री जी, गृह मंत्री जी वक्तव्य देंगे। अब आप अपने अपने स्थान पे जाओ, अपने स्थान पे जाओ। अब सरकार क्या हो गई? कल क्या है? कल छुट्टी है। अब आप, यू हैव लॉस्ट योर टर्न, आपने अपनी बारी खो दी। अब अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था नहीं थी, मुझे 2 मिनट। अब आप देखो, अब फिर आप जिद कर रहे हैं, अगले दिन अलाउ कर देंगे। अब आप जिद कर रहे हो। आपने पूरा 1.5 घंटा पूरा आपने इस तरह से खो दिया, और अब आप फिर वही बात कर रहे हो। देखो आप, हाँ, आप सुन नहीं सदन, एक प्लीज उपनेता महोदय, प्लीज ऐसा नहीं, एक लाइन बाद में बोलिएगा। मैंने जैसा कि कहा, सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी इस बारे में आप स्पष्ट कर दें कि टोल टैक्स क्या विधायकों पे लागू है, ये कर दें थोड़ा, ताकि सबको पता लग जाए। अरे आप क्या बात करते हो, आप सुनते भी नहीं हो, आप कुछ कहने से पहले खुद खड़े हो जाते हो। सरकार का आदेश है, सरकार के आदेश की पालना नहीं करे तो आप क्या करोगे? ये तो ऑर्डर हमने पहले देख लिया, हमारे पास पहले ही है, माननीय भैरव सिंह जी के शेखावत के समय का ही है। आपके अधिकारी उसकी पालना नहीं कर रहे, टोल टैक्स वाले लूट रहे जनता को, विधायकों को नहीं। उसके बारे में आप क्या करने जा रहे हो? ये तो आप नहीं लोगे तो कोई बात नहीं। वो बात का प्रश्न है, सवाल एग्जम्पशन का है कि वो एग्जम्प्टेड है कि नहीं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे निर्देश दिया कि मैं इस बात के बारे में सरकार की नीति स्पष्ट करूं कि जो निर्वाचित विधायक हैं उनसे, उनके वाहनों से टोल टैक्स लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, 26/12/2002 को राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी किया था। राज्य की सड़कों और पुलों पर जो टोल टैक्स लगे हैं उनमें से वर्तमान विधायक व वर्तमान सांसद, इनके निजी उपयोग में लिए जाने वाले हल्के वाहनों से किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लिया जाता। अध्यक्ष महोदय, 2 तरह के टोल राजस्थान की सड़कों पर है। एक तो वो सड़कें जो राज्य सरकार के अधीन है, और दूसरी वो सड़कें जो केंद्रीय सरकार की हैं और जिन पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी इनके द्वारा टोल निर्मित किए गए हैं। भारत सरकार ने भी अपने राजपत्र में दिनांक 20 दिसंबर 2003 को अधिसूचना जारी की थी। उसके अनुसार अध्यक्ष महोदय, संसद सदस्य और विधानसभा व परिषद के सदस्य उनके निर्वाचन क्षेत्र के भीतर जाने वाले टोल से एग्जम्प्टेड है, बाकी सबसे टोल दे है। माननीय उपनेता ने, प्रतिपक्ष के उपनेता ने जो बात कही कि टोल टैक्सों में कई तरह की शिकायतें हैं, मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा कि अगर कोई स्पेसिफिक शिकायत है तो जिस एजेंसी से वो कहेंगे उस एजेंसी से मैं जांच करवाने के लिए तैयार हूं, और पुनः एक निर्देश जारी करवा देंगे कि जितने भी वर्तमान विधायक और सांसद हैं पूर्व के परिपत्र को दोबारा रीड करके उनको दोबारा निर्देश दे देंगे कि उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार के साथ साथ टोल से उनके हल्के वाहन मुक्त रहें।
मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि विधायक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का ही विधायक नहीं होता है, वो राजस्थान में MP और विधायक, वो राजस्थान के विधायक है, राजस्थान भर की मसले विधानसभा में उठाते हैं, कभी कहीं घटना हो जाती है तो उनको मौके पर जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कहीं की कॉन्स्टिट्यूंसी तो ऐसी है जहाँ पर टोल टैक्स है ही नहीं, सड़कें बनी ही नहीं है, टोल टैक्स वहाँ लगता ही नहीं है, बीच में आता ही नहीं है, तो फिर वो इसलिए मैं सही नहीं, केंद्र में बता रहा हूँ। तो स्टेट के मामले में तो आप ये आदेश जारी कर देंगे कि विधायकों को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा भी सारी स्टेट में जाने पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। एक तो आप इस तरह को स्पष्ट करके निर्देश में ये स्पष्ट करें कि राजस्थान में वो कहीं भी जाएंगे तो उन पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा केंद्र सरकार ने जो आप 20 दिसंबर या 23 दिसंबर 2003 का जो हवाला दिया है जिस आदेश का, मैं चाहूंगा कि आप केंद्र सरकार को भी एक पत्र लिख करके सुझाव दें कि चूंकि MP और विधायक पूरी स्टेट में घूमते हैं और यदि इस तरह से वो टोल टैक्स देने लग गए तो उनके दिल्ली भी जाना पड़ता है उनको, तो आधी तनख्वाह तो उनकी उसी में पूरी हो जाएगी। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं चाहूंगा कि आप इस तरह का परिपत्र लिख करके भेजें कि जनप्रतिनिधि अपने काम के लिए नहीं जा रहे, जनता के काम के लिए रोज इनको आना जाना पड़ता है। इसलिए विधायकों से और MP से किसी भी केंद्र सरकार की भी जो सड़कें हैं उन पर जो टोल टैक्स लागू है उसको उनसे एग्जेम्प्टेड किया जाए, उन पर लागू नहीं हो। इस तरह के आप पत्र लिख करके उनसे आग्रह करें और उस पर भी लागू करवाने का प्रयास करें। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ, इस संबंध में जो भी आप कहें कहना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में इस परिपत्र में जो लिखा है मंत्री महोदय, इस परिपत्र में लिखा है कि लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में टोल नहीं लगेगा। अब अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही अगर हम भीलवाड़ा से जयपुर आते हैं तो टोल देना पड़ेगा। हमारा निर्वाचन क्षेत्र बन्नेड़ा, तो बन्नेड़ा के अंदर कोई टोल है, उन्होंने हमें परिपत्र बताया टोल वालों ने कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में अगर टोल लागू है तो वहां नहीं लगेगा, बाकी आप चाहे भीलवाड़ा शहर में जाओ तो लगेगा, इधर अजमेर आओ, जयपुर आओ तो लगेगा। अभी हम परसों वापिस आए तो उन्होंने परिपत्र निकाल के बताया, इसमें एक साफ लाइन लिखी हुई है कि लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में, केवल इतना ही लिखा हुआ है। इसके लिए आप पूरा बताएं और वो जबरन वसूली करते हैं, इसके संबंध में आप बात ये तो थ्रू आउट राजस्थान होना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 1 मिनट, राजस्थान होना चाहिए सर। मैं 9 तारीख को इसी टोल पे 10 तारीख को उन्होंने मेरे से टोल नहीं लिया और उन्होंने दोनों जगह एंट्री की। फिर जब 11 तारीख को मैं वापस आया तो किशनगढ़ टोल पर, वो आपकी पत्र पे ही तो ये सब बात हो रही है। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय जरा स्पष्ट जवाब दे दें। हमें टोल देने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर टोल हमें देना है तो हम देंगे, और अगर नहीं देना है तो आप उसको स्पष्ट करिए कि कॉन्स्टिट्यूंसी है या क्या है। मैं विजयनगर से आ रहा था, विजयनगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और वही 4 लेन हाईवे है। अध्यक्ष महोदय देखिए, जब हम दिल्ली जाते हैं वही नेशनल अथॉरिटी नहीं लेती है, मनोहरपुरा में लिखा हुआ है वो नहीं लेते हैं, बिलासपुर हरियाणा में भी नहीं लेते हैं, वही नेशनल अथॉरिटी है, और ये यहाँ फिर अजमेर की तरफ क्यों लेते हैं? आप कोई दादागिरी करते होंगे। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये निवेदन कर रहा था माननीय कि ये आप माननीय मंत्री जी, अधिकारियों ने कहीं न कहीं कोई त्रुटि हो गई या और साइड उनसे हो गया। राजस्थान में पुराना सर्कुलर है और राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश में जिस स्टेट्स में हम जाते हैं साफ लिखा रहता है माननीय विधायकों से टोल टैक्स की वसूली नहीं होगी। ये जनरल ऑर्डर है। ये दुर्भाग्य हमारा कि आपके अधिकारियों ने कह दिया कि साहब उनके निर्वाचन क्षेत्र में पहले से ही राजस्थान एग्जेम्प्ट है। हम माननीय भैरव सिंह जी शेखावत के टाइम भी सदस्य रहे हैं, उस टाइम हमने मांगा था टोल टैक्स के बारे में। इसलिए मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय कि ये जो सर्कुलर है, पुराना सर्कुलर पहले से ही है, उस सर्कुलर को क्यों नहीं निकालते आप, उसको जारी क्यों करते हो, क्यों नहीं करते हो आप? टोल टैक्स वालों की जो ज्यादतियां हो रही है और आप शिकायत के कहते हो मान्य, आप तो उनके माफ करना बंद कर दो जुर्माने, जिसी में वो कब्जे में हो जाएंगे। जुर्माने माफ हो रहे हैं, किस तरह की चर्चाएं होती है, कौन सा टोल टैक्स ऐसा नहीं है जहां जनता के साथ जातियां नहीं हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन छोटा सा, अब हो गई बात, क्या नेशनल हाईवे रोड के ऊपर गंगरार में एक टोल नाका बना है नेशनल का, वहां पर स्पष्ट लिखा है कि विधायकों से टोल नहीं लिया जाएगा, और वही रोड, वही केंद्र सरकार की सड़क किशनगढ़ के ऊपर वह लिखा हुआ नहीं है, यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग लिखा हुआ है, इसलिए इसको स्पष्ट करें। बस हो गई बात। अध्यक्ष महोदय, जिस राष्ट्रीय राजमार्ग की चर्चा माननीय विधायक कर रहे हैं, यह अध्यक्ष महोदय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यह सड़क बनाई थी
और 7 जुलाई 1998 का इनका एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट में जिनको एग्जेम्प्ट किया है उसकी उन्होंने पूरी सूची दी है खंड 2 में, और उसमें लिखा संसद सदस्य और विधानसभा परिषद के सदस्य उनके निर्वाचन क्षेत्र के भीतर। अब जो उन्होंने मान्य सदस्य से टोल लिया वो तो जो करार हुआ है, भारत का जो राजपत्र है जो मेरे पास है, आप कहें तो मैं टेबल कर दूं, उसके अनुसार लिया है। पर निश्चित तौर पर भावना मान्य सदस्यों को बिल्कुल ठीक है कि राष्ट्रीय राजमार्गों से भी मान्य सदस्य गुजरते हैं, और चूंकि राजस्थान सरकार के द्वारा बनाई गई सारी सड़कें चाहे वो टोल रोड हो उसमें तो एग्जेम्प्ट है ही, इन पर भी एग्जेम्प्ट होना चाहिए। मैं मेरी तरफ से एक पत्र इस विशेष तौर पर जिस राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की है उनके सहित और भी कोई ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जहाँ टोल लिया जा रहा है, मैं मेरी तरफ से पत्र नेशनल हाईवे अथॉरिटी को लिखूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मान्य सदस्यों को टोल राजस्थान से गुजरने वाले सारे राष्ट्रीय राजमार्गों चाहे दूसरे मार्गों वहां टोल नहीं देना पड़े। मैंने जो पत्र लिखा है वो सिर्फ इस बात का लिखा है, आप आगे भविष्य में क्या करेंगे उसके वे कतई जरूरत नहीं है, आप करें या नहीं करें, लेकिन जो वस्तु स्थिति जो बनी कल परसों उसमें क्या आपने एग्रीमेंट पढ़ के सुना रहे हैं, तो उस एग्रीमेंट में राजस्थान सरकार पार्ट थी? क्या आप राजस्थान सरकार का कोई अधिकार क्षेत्र बनता है या नहीं बनता है? नहीं बनता। तो नहीं बनता तो आप साफ कहिए ना, फिर टोल देंगे, में क्या तकलीफ आ रही है? आप घुमा फिरा के 92 में 98 में के हुआ था उससे कहाँ जरूरत आ रही है? और पूर्व में अगर हरेंद्र मिर्जा साहब ने वो अगर परिपत्र जारी किया था तो गलत किया था, ये भी कहिए साथ में, कहिए कि साथ में गलत जारी था। निवेदन करना चाहूंगा जिसका और अध्यक्ष माननीय मंत्री महोदय, हरियाणा और दिल्ली में मैं दिल्ली जाता रहता हूं, मेरे पास एक्स MP का पास है। हरियाणा और दिल्ली सरकारों में जहां टोल टैक्स लगे हुए नेशनल अथॉरिटी पे रोड उस पे, वहां पर उन्होंने MPs के लिए और XMPs इवन XMPs के लिए भी उन्होंने वहां छूट दे रखी है। तो राजस्थान में छूट क्यों नहीं है, मुझे ये समझ में नहीं आता। जब वहां छूट है तो क्योंकि जब दिल्ली में छूट हो सकती है, हरियाणा में छूट हो सकती है, वही नेशनल प्राधिकरण, तो राजस्थान में छूट क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, इसलिए हमें नहीं, लाल बत्ती को नहीं है, लाल बत्ती कोई भी लगा के जा रहा है, लाल बत्ती है होगी। माननीय सदस्य बोर्ड लग रहा है उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है विधायक महोदय, इसको छूटेगी। बिलासपुर हरियाणा में जो टोल टैक्स के बाहर लिखा हुआ है जिनको छूट दी जाएगी उनमें विधायक भी लिखा हुआ है, वही मैं कह रहा हूँ लिखा हुआ है, और वो ID कार्ड देख के जाने देते हैं। यही मैं निवेदन कर रहे हैं। एक मिनट पूरी बात कर दूं, वो कहते हैं अध्यक्ष महोदय लगी हुई होगी, टोल नहीं लगेगा। कर दूं भैया, एक मिनट मैं पूरी बात कर दूं। मैं अध्यक्ष महोदय इसलिए कह रहा हूँ कि उन स्टेट्स ने या तो एग्रीमेंट डिफरेंट हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है कि उनका एग्रीमेंट क्या है और राजस्थान सरकार का एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट डिफरेंट हो सकता है। यदि एग्रीमेंट डिफरेंट है तो आप उस एग्रीमेंट में ये चीज ऐड करवाइए कि जो आप एग्रीमेंट उनसे आपने किया है उसमें आप अगर स्टेट गवर्नमेंट पार्ट है तो आप ऐड करवाइए। अदरवाइज अध्यक्ष महोदय, ये जो अपना फंक्शन है MLAs और MPs का खुद का, जो जनता के लिए फंक्शन करते हैं, वो अपने दायित्व को कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बचेंगे कि मैं यहाँ जाऊंगा, ज्यादा घूमूंगा फिरूंगा तो इतना टोल टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए भी जरूरी है कि खुले रूप में स्वतंत्र रूप से वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके, और इसलिए दूसरी स्टेट्स में अगर ये छूट है तो राजस्थान में छूट दिलाने के लिए आप एग्रीमेंट में इस शर्त को डालिए ताकि ये छूट सब जगह राजस्थान में भी लागू हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी, हरियाणा के अंदर जो अपने पंजाब, और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि हमारे कि टोल टैक्स अनिवार्य है, देना पड़ेगा, ऐसी कोई छूट आपकी तरफ से नहीं है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाली नहीं दे रहे छूट, मगर हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ जो अपने यहाँ पे एम्बुलेंस को स्टिकर दिए जाते हैं गाड़ी पे लगाने के लिए, उसके अंदर हरियाणा में और पंजाब के अंदर ये लिखा होता है कि एम्बुलेंस को लाल बत्ती लगाने की छूट है। अगर आप टोल टैक्स नहीं देना चाहते तो आप हमारे को लाल बत्ती अलाउ करो, क्योंकि आप हम दिल्ली जाते हैं, दिल्ली कोई भी आम आदमी भी अगर लाल बत्ती लगा के जा रहा है उसको तो आप अलाउ कर देते हैं, और एम्बुलेंस को आप टोल लेना चाहते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था आप करवा दें अध्यक्ष महोदय। लाल बत्ती पे आ गए, क्या बात हुई है? टोल टैक्स की बात करें, हरियाणा और पंजाब में। अध्यक्ष महोदय इस बारे में इस नेशनल हाईवे के ऊपर अध्यक्ष महोदय विधायकों को विधायक का दर्जा चीफ सेक्रेटरी
पत्र लिख दीजिएगा, केवल 200 व्यक्तियों का ही तो सवाल है, लिख दीजिएगा उन्हें पत्र कि भाई हमने चूंकि एग्जम्प्ट किया है इसलिए आपके यहाँ भी इनके टोल टैक्स नहीं लिया जावे, खत्म हो गई बात, वो इतना तो मानेंगे ही। अच्छा एक बात और सुनिए, मैं एक बात और निवेदन कर दूं, मैं 2-3 दिन पहले आसन से ये व्यवस्था दी जा चुकी थी कि विभागों के प्रतिवेदन समय पर नहीं आते हैं और उसकी वजह से जो माननीय सदस्य बहस में भाग लेना चाहते हैं उनको कई सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। फिर वही खान विभाग ने यही कर दिया, खनिज विभाग के फिर यही आ गया, आज 11:15 बजे आकर के और यहाँ पर उनके प्रतिवेदन आया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगी, मंत्री जी हैं नहीं यहाँ पर, हाँ मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि कम से कम जब 3 दिन पहले इस बारे में व्यवस्था दी जा चुकी थी तो आपको विभाग को ताकीद करके समय से पूर्व प्रतिवेदन यहाँ पहुँचा देना चाहिए था। भविष्य के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट का यदि इस तरीके से समय पे नहीं आएगा तो इसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आप आसन की आज्ञा स्वरूपधारी है, आपने जो कहा चूंकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसमें राजस्थान सरकार का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी पत्र लिखेंगे और पत्र लिखकर उनको कहेंगे इनको एग्जम्प्ट किए जाएं। और आपने प्रतिवेदन के बारे में कहा, अध्यक्ष महोदय आपके निर्देश के बाद हमने सब जगह निर्देश दे दिए थे और भविष्य में ध्यान रखा जाएगा समय से पहले प्रतिवेदन आए। आज ये 295 जो हैं इनको पढ़ा हुआ माननीय अध्यक्ष जी, मेरा इतना ही निवेदन है, आज मान लो चर्चा है और कल रात को हमको लिटरेचर देते हैं, 3 दिन पहले तो दे, वो सब छिपी छिपाई चीजें उनके पास मिलती है, 3 दिन पहले दे देंगे तो हम उसको अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। ठीक बात है आपकी, ये मेरा निवेदन। 1 दिन पूर्व दे दें तो भी देख सकता है सदस्य। अब रात को 10 बजे जा रहे हैं, उसके बाद 11:15 बजे मैं माननीय अध्यक्ष जी निवेदन करना चाहता हूँ, रात को 10 बजे जा रहे हैं, नवरात्रि का समय अलग है, अब कब तो हम देखेंगे और कब बात करेंगे, 3 दिन पहले दे सकते हैं इसको। श्री वासुदेव देवनानी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर अधिनियम 1987 की धारा 32(4) के अंतर्गत राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री नरपत सिंह जी राजवी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42 उद्योग के संबंध में 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 85 करोड़ 59,82,000 तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए। श्री लक्ष्मी नारायण दवे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 43 खनिज के संबंध में 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 34 करोड़ 35,76,000 तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए। माननीय सदस्य जो बोलना चाहें। और मांग संख्या 43 खनिज पर चर्चा हो रही है। अध्यक्ष महोदय, सभी को विदित है कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति इस प्रकार से है कि राजस्थान में कहीं पर तो रेगिस्तान है, कहीं पर पहाड़ है और राजस्थान में कहीं पर वन है। और वैसे भी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कई प्रकार के विभिन्न ये बातें हैं जिसमें राजस्थान समाया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का खनिज जो हमारे यहाँ पे उपलब्ध है, ये बहुत ही
राजस्थान के हित के लिए है, राजस्थान के विकास में काफ़ी अच्छा सहयोग करता है आर्थिक में। और अध्यक्ष महोदय, राजस्थान देश में 5वां स्थान रखता है, जिसके पास में ऐसे महत्वपूर्ण खनिज हैं। अध्यक्ष महोदय, वैसे हम यदि बात करें तो आप सभी को मालूम है कि राजस्थान की जनसंख्या का 75% भाग गांवों में रहता है। अध्यक्ष महोदय, जब गांवों के अंदर आधारभूत सुविधाओं की कमी रही, शिक्षा के हिसाब से, सड़क के हिसाब से, तो लोग धीरे धीरे पलायन करके शहरों की तरफ आने लगे। अध्यक्ष महोदय, इसी के कारण से आज अव्यवस्था बनी हुई है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये खनिज एक ऐसा स्रोत है कि आज धीरे धीरे जिस प्रकार से खनिज विभाग ने तरक्की की है और आगे बढ़े हैं, इससे काफ़ी लोग जो गांव छोड़कर शहर की तरफ आने की कोशिश करते हैं, उनको हम वहीं पर गांवों में खनिज के माध्यम से रोजी रोटी देकर उनको हम वहां पे लगा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, वैसे देखा जाए तो राजस्थान कई ऐसे खनिज हैं जिनके अंदर राजस्थान 100% सिर्फ राजस्थान में ही होता है। जस्ता, कैल्साइट, वेल्साइट, नाइट, ग्रेनाइट और जिप्सम, फॉस्फोराइट 93%, सोपस्टोन 82%, आर्क्स 90%, सिल्वर 59%, जिप्सम 99%, कॉपर 28%। इस प्रकार अध्यक्ष महोदय, खनिज की दृष्टि से राजस्थान में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और ये हमारे राजस्थान के विकास में काफ़ी सहयोग करता है। अभी हाल में ही अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से तेल के भंडार हमारे यहाँ पे बाड़मेर जिले में मिले हैं, तो इससे भी हमको काफ़ी राजस्थान को आय होगी और राजस्थान के लोगों के जीवन स्तर को उठाने में काफ़ी हम आगे बढ़ सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, संगमरमर के मामले में भी हम देश का 90% यहाँ पे उत्पादन करते हैं। और अध्यक्ष महोदय, जालोर जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ पे अध्यक्ष महोदय सबसे ज़्यादा, क्योंकि बरसात के समय में अध्यक्ष महोदय खेती नहीं हो पाती है, तो लोग बाग खनिज की तरफ आकर्षित होते हैं। और ग्रेनाइट जालोर में इस प्रकार से है अध्यक्ष महोदय कि वहाँ पे काफ़ी लोग ग्रेनाइट के धंधे में लगे हुए हैं। और ग्रेनाइट के अंदर भी अध्यक्ष महोदय काफ़ी कलर है जालोर के। और जब भी अभी झांकी निकली थी तो उसमें ही जालोर के लिए क्या प्रसिद्धि है, उसमें भी ग्रेनाइट पत्थर बताए गए। अध्यक्ष महोदय, खनिज विभाग की आय 1974-75 में 12.43 करोड़ थी। वह वर्ष 2001-2002 में बढ़कर 412.98 हो गई। वर्ष 2003-2004 में 513.72 करोड़ हुई, जो काफ़ी अच्छा है। और 2004-2005 में 612 करोड़ रुपए की लक्ष्य रखे गए। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में करीब 36 प्रकार के प्रधान खनिज यहाँ पे हमें पाए जाते हैं और करीब 22 प्रकार के उप प्रधान खनिज यहाँ पे मिलते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चूंकि जालोर से आता हूँ और जालोर में जैसा कि मैंने कहा कि ग्रेनाइट की काफ़ी वहाँ पे माइंस है, काफ़ी काम होता है, लेकिन मुझे ये देखकर काफ़ी अफसोस होता है अध्यक्ष महोदय कि ग्रेनाइट का जो मलबा है, उस मलबे को अध्यक्ष महोदय सड़क पर डाल देते हैं। और ये गर्मी के टाइम में जब हम लोग वहाँ से निकलते हैं, इधर तो पसीना हुआ होता है, इधर वो हवाएं काफ़ी तेज चलती हैं, तो उन हवाओं के माध्यम से वो जो पाउडर होता है वो हमारे अपने शरीर पर चिपक जाता है, जिससे वहाँ पे चलने वालों को हर एक को परेशानी होती है। मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, ये जो इस प्रकार के जो वेस्ट मटेरियल वहाँ पे निकलते हैं, तो कम से कम उनको रखने के लिए कोई अलग से जगह की व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार से जो संगमरमर के ग्रेनाइट के टुकड़े उन दिनों में मंत्री जी का दौरा करवाएं आप। हाँ, मैं मंत्री जी को मैं भी निवेदन करना चाहूँगा। और अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से वो दूसरे वेस्ट मटेरियल है, उनको भी वो वहाँ पे डाल देते हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस हाउस में भी बार बार ये प्रश्न उठता है कि जो खनिज के मामले में राजस्थान में काफ़ी प्रचुर भंडार है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि खनिज जो हमारे पास में एक ऐसी संपदा है जिससे हम हमारे यहाँ के लोगों का जीवन स्तर आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन राजस्थान में बार बार इस सदन में अवैध खनन की बात चलती है। उपाध्यक्ष महोदय, ये अवैध खनन यदि माननीय मंत्री जी इस पर लगाम रखें
और इस अवैध खनन को रोका जाए तो मैं समझता हूं, क्योंकि विभाग के जो अभी आ रही है काफी अच्छी आ रही है, लेकिन उससे डबल हो सकती है। मैं ये अध्यक्ष महोदय दावे के साथ कह सकता हूं, लोग बाग जो खनन कार्य के पट्टे अपने लीज अपने नाम से डीड कराते हैं, उसके बाद में वो ये प्रयत्न करते हैं कि उनके खुद की जो माइंस है वो तो पड़ी रहे, और पास में जो वन क्षेत्र है या दूसरी माइन है वहां से अध्यक्ष महोदय वो खानों पे काम करते हैं, जिससे उनको तो लाभ होता है, लेकिन सरकार के पास में जो रेवेन्यू आनी चाहिए थी अध्यक्ष महोदय वो नहीं आ पाती। और इसके लिए उपाध्यक्ष महोदय वो ठेकेदार वो मालिक तो जिम्मेदार है ही। उपाध्यक्ष महोदय मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि उसके लिए हमारे कुछ अधिकारी भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि ये कुछ काम ऐसे होते हैं उपाध्यक्ष महोदय कि वो बिना अधिकारियों के मिली भगत के नहीं हो सकते। कई बार हमने शिकायतें की उपाध्यक्ष महोदय कि यहाँ पर अवैध खनन हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारा शिकायत का पत्र उनके पास पहुंचता है उनको इतला हो जाती है हमारे से पहले ही कि आपके यहाँ पे चेकिंग करने वाले हैं, वो अपना जहाँ पर जो सामान है सब समेट लेते हैं, और वही व्यक्ति जो शिकायत जिसने की है, जो शिकायत का जांच करने जाता है वहां पर, वो ये लिखता है कि हमने जी हाँ मैं वहां पे गया, मैंने जांच की, वहां पर किसी प्रकार का अवैध खनन करता नहीं पाया गया। ये सबसे बड़ी और समस्या है राजस्थान के खनिज विभाग की। मैं आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसी प्रकार से वनों की कटाई होती है, जो अभी शेरों का मामला उठा, ये वो का ये मामला, और ये भी उपाध्यक्ष महोदय कि जब तक वहां पे हम उन अधिकारियों पर अंकुश नहीं रखेंगे, और अधिकारी अध्यक्ष महोदय उपाध्यक्ष महोदय कई सालों से वहां पर बैठे हुए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो खनिज विभाग के अधिकारी हैं उनको 2 साल के आगे उनको ट्रांसफर कर देना चाहिए, क्योंकि वो वहां पे कई सालों तक रुकते हैं, वो अपनी एक लाइन बना देते हैं, उनके कई लोगों से संपर्क हो जाते हैं, और वही जो राजस्थान की आय जो सरकार में आनी चाहिए वो नहीं आकर के उनके खुद के जेबों में चली जाती है। तो उपाध्यक्ष महोदय इस पर मैं माननीय मंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो इस प्रकार का जो कार्य हो रहा है तो इस पर रोक लगाई जाए, और विशेष तौर से जो ग्रेनाइट और ये है, क्योंकि हम तो रोज वहां पे उपाध्यक्ष महोदय भुगतभोगी हैं, इसलिए मंत्री जी जो आपका कोई ऐसा जगह बना दें कि जिसमें आपका वेस्ट मटेरियल डाला जाए। अभी जो बाकी तो आपके जो खनिज विभाग की जैसी मांग के बारे में जो पुस्तिका आई थी अभी 11 बजे आई है, मैं तो सिर्फ जालोर के बारे में यही कहते हुए कि इस प्रकार से जालोर के ये वेस्ट मटेरियल और विभाग में जो अवैध खनन पूरे राजस्थान में होता है उस जो रेवेन्यू है उसको रोक करके राजस्थान के विकास में लगाएं। इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद। श्री नाथू सिंह गुर्जर। और पर्ची 4 मान्य सदस्यों की लॉटरी में निकलती है, और आज पर्ची में आज आपने कोई व्यवस्था नहीं दी, आज उसकी व्यवस्था तो दे। अगर आज पर्ची का नंबर तो कल उसकी पर्ची का नंबर आएगा। पर्ची की व्यवस्था हो चुकी है। कहाँ व्यवस्था हुई नहीं साहब, समय निकल गया। उपाध्यक्ष महोदय समय निकल गया, लेकिन पर्ची की व्यवस्था दी जानी चाहिए। मान्य सदस्य रोज सुबह 9:30 बजे आते हैं, लाटरी में डालते हैं, लाटरी के बाद में पर्ची आती है, उस पर चर्चा की जानी चाहिए। यदि आज पर्ची की व्यवस्था नहीं तो पर्ची का परसों दिन उसको दी जानी चाहिए व्यवस्था। क्योंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल आरएससीबी में जो बैकलॉग का सवाल था, एसटी एससी लोगों का प्रमोशन नहीं हो रहा बैकलॉग में, राजस्थान विद्युत वितरण निगम में, उसके बारे में मेरी पर्ची आई हुई थी। मैं उस पर्ची के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। सरकार की मंशा है कि इसमें प्रमोशन होने चाहिए, लेकिन सरकार की मंशा होने के बाद भी अधिकारियों ने उसको टालम टोल कर रखा है और बैकलॉग पूरा नहीं कर रहे हैं, और कांग्रेस के जमाने से नहीं कर रहे, 2002 2003 से नहीं कर रहे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय आप इसी व्यवस्था दे ताकि पर्ची के माध्यम से मैं सरकार के सामने बात रखूं, क्योंकि जयपुर विद्युत वितरण नगर में ये व्यवस्था है, और बाकी जो 5 विद्युत वितरण कंपनियां हैं उन कंपनियों में लगातार प्रमोशन हो रहे हैं। माननीय सदस्य, माननीय अभी इसमें क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर? मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहा हूँ। बहुत नियमित और अनियमितता की बात है। जो हमको बुक्स दी गई है खनिज विभाग द्वारा, ये आज 2003 से मार्च 2004 तक आंकड़े खनन इकाई पेज 7 उसमें रेंट और रॉयल्टी लक्ष्य लिखा है, उपलब्धियां ऊपर लाखों में लिखा है, और उसमें लिखा है लाखों का मतलब 25,26,869 लाख। उसको आप 1 लाख से भाग देंगे, 2 बिंदियां ही उसमें 2 जगह बिंदु लगाएंगे तो 25,268 करोड़ हमारी रॉयल्टी हो जाएगी। माननीय 25,268
उसके बारे में डिमांड पर जो है वो वाद विवाद होगा। आप उस समय जो भी है वो बताएं। मैं कह रहा हूँ कि मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसलिए उठा रहा हूँ कि आज ये व्यवस्था का सवाल है, ग्रॉस नेग्लिजेंस है। कैसे हम कहेंगे? हम इसका मतलब झूठ बोलेंगे आपके सामने यहाँ? उसमें आप जब हम बोलेंगे तब हम क्या झूठे आंकड़े पेश करेंगे? इसी तरह से जिप्सम विकास शुल्क बोलता रहना, मैं पानी पी 1,69,181 लाख। माननीय सदस्य, डामर कोटा लीज मनी 1,86,710 लाख। सानू लाइमस्टोन, या तो आप देख नहीं रहे हैं इसलिए इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ये हमारे राइट्स हैं, हमारे राइट्स को इनफ्रीज नहीं किया जा सकता। और इस तरीके से इन्होंने गलत आंकड़े देख करके सदन को गुमराह करने का प्रयत्न किया है विभाग ने। आप उनको ताड़ना दीजिए और इसके लिए खेद प्रकट करें। ये क्या बात हुई? लाख रुपए में बता रहे हैं आप? माननीय सदस्य, शास्त्रों में बताना चाहिए था, शास्त्रों में, और लाखों में लिखा है इन्होंने। आपने अपनी बात कह दी माननीय सदस्य। कैसे बोलेंगे हम? कैसे बोलेंगे? किस बात की तैयारी करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। संबंधित मंत्री इसका जवाब देंगे, उसके बाद में आप व्यवस्था दें इसमें। आप व्यवस्था दीजिए कि आखिर इसमें हम किस प्रकार के आंकड़े बोलेंगे। अभी इस पर तुरंत निर्णय नहीं दिया जा सकता। आप देखिए ना, तो जवाब देंगे। देखिए ना, आपके सामने रिकॉर्डेड है ये सब जवाब। मौका आएगा जब देंगे जवाब। अभी रिकॉर्डेड चीजें हैं। अब मेरे को तो बोलना ही है। अब बोलना, आपको बोलने का मौका मिलेगा और उस पर कैसे बोलूंगा इस बात को? मुझे बताओ आप। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। सबसे पहले तो उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान की जो मुख्य इनकम का सोर्स है उनमें से खनिज संपदा भी एक मुख्य सोर्स है। और बार बार हमने कोशिश की है